अब ऐसा कहा जाता है ये लोग गंदे होते हैं। अब मुझे आप बताइए, मुमरा जैसा क्षेत्र जो 70-80 हज़ार लोगों के लिए बना है, अगर वहाँ 7 लाख लोग रहने लग गए तो वहाँ की नागरिक सुविधाओं का, पानी का, बाकी जो हाइजीनिक कंडीशंस हैं उनका क्या होगा। ये सब चीज़ों की कमी के कारण, गरीबी के कारण क्या वहाँ गंदगी नहीं होगी? क्या इससे दूसरे प्रकार की समस्याएं नहीं खड़ी होंगी? ये हमारे खुद के लिए सोचने का एक बहुत गंभीर विषय है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आता है कि मुसलमान अपनी महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी नहीं देते। मेरी समझ है कि आज के समाज में भी जब से सांप्रदायिक राजनीति समाज पे हावी हो रही है, तब से आम महिलाओं के अधिकार और उनकी परिस्थिति पहले से खराब होती जा रही है। खैर, वो मुद्दे पर न जाते हुए केवल मैं मुसलमान महिलाओं के बारे में बात करूंगा। अब आप देखिए, सांप्रदायिक दंगों में पुरुषों के खिलाफ एक प्रकार की हिंसा होती है और महिलाओं के खिलाफ कई प्रकार की हिंसा और प्रताड़नाएं होती हैं। इसके कारण दंगों के बाद मुसलमान महिलाओं में जो मानसिकता बनती है, उसमें मुल्ला और पुरुष एक उसको और दबाने के लिए कोशिश करते हैं, जिससे महिलाओं का घर से बाहर निकलना कम हो जाता है, समाज में दूसरे लोगों से मिलना कम हो जाता है और इससे दकियानूसी प्रवृत्तियां और मजबूत होने लगती हैं। ये कोई इस्लाम के कारण नहीं है। आप सद्दाम हुसैन को नफ़रत करते होंगे, मैं भी कई कारणों से उससे नफ़रत करता हूँ, वो बात और है। पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन मुसलमान देशों में सामाजिक तौर पर सुरक्षा रही, वहाँ मुसलमान महिलाओं ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, बुर्के को फेंक दिया, समाज में शिक्षा को प्राप्त की और समाज में हर एक प्रकार की नौकरी के लिए वो लोग सामने आए। इसके उलट जिन देशों में सामाजिक असुरक्षितता थी, वहाँ मुसलमान महिलाओं में भी दकियानूसी की प्रवृत्तियां बढ़ती गई। एक इसका सरल उदाहरण है कि मुसलमान महिलाओं के बीच में ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए, बुर्का नहीं चाहिए और बहुपत्नित्व का विरोध, ये मुसलमान महिलाओं का एक महत्वपूर्ण आंदोलन हमेशा समाज में चलता रहा है। पर जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, मुसलमान महिलाओं का ये आंदोलन पहले से कमज़ोर हो जाता है। और उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि मुसलमान महिलाएं दंगों के बाद, दंगों के कारण डर जाती हैं और महिलाओं में एक मानसिकता आ जाती है जो उन्हें एक दकियानूसी के, बुर्के के अंदर उन्हें डाल देती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? आपको बताना चाहता हूँ कि 1980 तक केरल में बुर्के का प्रचलन ज़्यादा नहीं था, कश्मीर में बुर्के का प्रचलन ज़्यादा नहीं था, बहुत सारे मुसलमानों के बीच में भी बुर्के का प्रचलन उतना नहीं था। 1980 के बाद से, जब से सांप्रदायिक दंगे बढ़े, जब से असुरक्षितता की भावना बढ़ी, मुसलमान महिलाओं में बुर्कों का प्रचलन पहले से बढ़ता जा रहा है। एक उदाहरण आपको दूंगा। मैं पहले केरल में गया था 1980 के दशक में। मैंने वहाँ महिलाओं को ज़्यादा बुर्का पहने नहीं देखा। अभी 2005 में जब मैं केरल में गया तो मुझे बहुत दुख हुआ कि त्रिवेंद्रम जैसे शहर में, केरल में, एक पूरी की पूरी सड़क के दोनों तरफ केवल बुर्कों की दुकानें हैं, क्योंकि अब वहाँ बुर्कों का प्रचलन बढ़ते जा रहा है। तो इसका दोष इस्लाम को दें, मुसलमानों को दें, महिलाओं को दें, या उन सामाजिक हालात को जिनके कारण सांप्रदायिक हिंसा और मानसिक विभाजन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण इस प्रकार की प्रवृत्तियां समाज के लोगों के अंदर ज़्यादा गहराई से पहुंचती जाती हैं। मित्रों, समाज में प्रगति तभी हो सकती है जब मनुष्य का मन डर से रहित हो। डर के हालात में किसी समाज में कोई प्रगति संभव नहीं है। और यही बात भारत के मुसलमान समाज के बारे में, भारत की मुसलमान महिलाओं के बारे में उतनी ही लागू होती है जितनी किसी और के बारे में किसी और देश में लागू होती है। इस बात को मानना कि मुसलमान परिवारों में ज़्यादा बच्चे होते हैं, ये जानबूझकर ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि आने वाले समय में मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से बढ़ जाए और इसे एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। पहले तो मैं आपको दोस्तों बताऊं, इसके बारे में मेरे मन में बड़ा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि ईसाई मिशनरी सबको ईसाई बनाना चाहते हैं ताकि ये देश ईसाई बन जाए।
कुछ लोगों को डर है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करके मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में भ्रम है। इसका फैसला आप पर ही मैं छोड़ देता हूँ कि ये मुस्लिम देश बनेगा या हिंदू देश बनेगा या ये क्रिश्चियन देश बनेगा या इसने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बना रहना चाहिए। ये फैसला तो खैर आपका ही है। पर मैं एक बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में, वो ये है कि पिछले 60 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, वो जनसंख्या वृद्धि खास तौर से 2 लोगों की हुई है। एक इसमें है हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आज़ादी के समय शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो परसेंटेज थी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो प्रतिशत था, वो था 7.5। आज 60 सालों बाद ये प्रतिशत हो गया है 8.5। दूसरी जनसंख्या आती है मुसलमानों की। आज़ादी के समय मुसलमानों की जनसंख्या का प्रतिशत था 11.6। आज 2001 में ये प्रतिशत हो गया है 13.4। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, आदिवासियों में 1% वृद्धि हुई है, वैसे ही मुसलमानों के बीच में भी 1% वृद्धि तो हुई है। पर ये हमें 1.8% क्यों दिखती है? क्योंकि इसका कारण ये है कि 1991 तक की जनसंख्या गणना के आंकड़ों में कश्मीर के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। और आप जानते हैं कश्मीर के 80% लोग मुसलमान हैं, तो इसलिए जो जनसंख्या प्रतिशत है वो ऐसा लगता है कि अचानक मुसलमानों की जनसंख्या का प्रतिशत इतना बढ़ गया है। ये ज़्यादा बच्चे पैदा करना, कम बच्चे पैदा करना, ये किसी की राजनीतिक चाल नहीं है। हर एक परिवार में पुरुष और स्त्री मिलकर ये तय करते हैं कि उनका परिवार किस प्रकार से बनना चाहिए। किसी राजनीतिक निर्देश से लोग बच्चों की संख्या कम या ज़्यादा नहीं करना चाहते। ये अपने आप में एक बहुत शरारतपूर्ण बात कुछ लोग कहते हैं, जो मेरे ख्याल से पूरी तौर से गलत है।